आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण शक्ति संरचना और उभरता नेतृत्व, और इसके साथ में एक जो सेकंड टॉपिक है वो जो भारतीय ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ग्रामीण शक्ति संरचना और उभरता नेतृत्व। शक्ति संरचना का मतलब होता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके हाथ में पावर दी गई है, जिनके हाथ में अथॉरिटी है कि वो डिसीज़न ले सकती हैं, वो कुछ भी कार्य करवा सकती हैं। तो अगर हम बात करें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्राचीन समय में शक्ति संरचना के तीन आधार थे। तीन आधार कौन कौन से? एक था आपका जमींदारी प्रथा, जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों प्रथाएं आ जाती थी। दूसरा था आपकी जाति व्यवस्था, और तीसरी थी पंचायत व्यवस्था। मतलब एक तो आर्थिक संस्था हो गई, एक जाति व्यवस्था, एक सामाजिक संस्था हो गई, और उसमें राजनीतिक आधार भी जुड़ गया। साथ में पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कि हमारा एक तरीके से राजनीतिक आधार हमारा जुड़ गया। तो ये तीन प्रमुख आधार थे, जमींदारी, जाति और पंचायत। ये तीन प्रकार की शक्तियों के प्रतीक थे और तीन प्रमुख आधार थे ग्रामीण शक्ति संरचना के स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिन पे कई समाजशास्त्रियों ने अपना अपना अध्ययन किया है। जैसे एम.एन. श्रीनिवास हैं, एस.सी. दुबे हैं, योगेंद्र सिंह हैं। इन सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इन पर अध्ययन किया है, और फिर जो इनके अध्ययन के बाद जो चीज़ सामने आई है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि जातीय शक्ति संरचना परिवर्तित हुई है। पहले जहाँ जो जाति शक्ति संरचना थी उसमें ब्राह्मण केंद्र बिंदु थे, वहाँ पर अब ब्राह्मण की जगह पर थोड़ा सा, जहाँ पे पहले दलितों को बिल्कुल दबाया हुआ किया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने भी पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली है। दलित पिछड़े वर्ग ने भी राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली है, तो वो भी बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है ये, क्योंकि आरक्षण की भी व्यवस्था है तो उतनी सीटें भी रिजर्व्ड होती हैं, और साथ में वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, तो एक राजनीतिक शक्ति उनको मिल रही है। जमींदारी प्रथा और जो और दो प्रथाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनका अंत हो चुका है। इस पे बाकायदा कानून आया था और ये प्रथाओं को ख़त्म किया जा चुका है। तो और जो तीसरा आधार था पंचायती राज, जो प्राचीन समय में था, उसको नए सिरे से गठित किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से गठित किया गया है, स्थानीय स्वशासन के रूप में नवीन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसका आधार लोकतांत्रिक है। तो ये तीन प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक तो जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो उभर करके सामने आई हैं राजनीतिक शक्ति के रूप में, और जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है, आर्थिक आधार जो पहले था, और लोकतांत्रिक आधार पर एक नवीन पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज को ख़त्म नहीं किया गया है, उसको पुनर्गठित कर दिया गया है। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो अगर हम योगेंद्र सिंह के शब्दों में कहें तो इन्होंने थोड़ा सा बताया था कि जाति संरचना परिवर्तित हो रही है लेकिन बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कहा था कि अभी भी जो उच्च जातियाँ हैं वो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो बाकी जातियां हैं वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि उच्चतर जातियां और वर्गों की वर्तमान सकारात्मक शक्तिशाली स्थिति एक अस्थायी दशा है, जो उदीयमान नई उदारवादी समतामूलक ताकतों के प्रभाव के आगे टिक नहीं सकेगी। मतलब जो नई ताकतें उभर रही हैं उनके सामने जो पुरानी जो भी परिस्थिति थी वो उतने दिनों तक टिक नहीं पाएगी, जल्दी ही उसमें परिवर्तन होगा, और जो नए वर्ग उभर रहे हैं, जो नई शक्तियां उभर रही हैं, वो उनका धीरे धीरे स्थान ले लेंगी। ऐसा इन्होंने आशा जताई थी। ऐसा कोई मतलब नहीं कहा था कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा होप किया था कि ऐसा हो जाएगा जल्दी ही। एस.सी. दुबे ने जो अपना अध्ययन किया था तो उसमें उन्होंने ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित अध्ययन किया और बताया कि जो ग्रामीण नेतृत्व है
वो एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटा हुआ होता है। एक ऐसा पर्सन जिसको कि प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी इन्होंने कि वो प्रभु व्यक्ति है और उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति सिमटी हुई है, साथ में उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत यानी आर्थिक पावर भी उसके पास है, राजनीतिक भी है और उसको सम्मान भी मिला हुआ है, तो सामाजिक रूप से भी उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो वही विवादों को निपटा रहा है, कोई भी आयोजन करवाना हो रहा है या कहीं भी समाज का प्रतिनिधित्व करना है तो वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो एक तरीके से इन्होंने ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित अध्ययन किया और बताया कि ग्रामीण नेतृत्व में एक व्यक्ति जो कि प्रभुत्वशाली है वो उभर करके सामने आ रहा, अलग अलग गांव में, हर गांव में एक अलग प्रभु व्यक्ति। ये अवधारणा दी थी एस.सी. दुबे ने। ये इसके बिल्कुल अपोजिट एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने कहा कि एक पूरी कास्ट प्रभु जाति के रूप में उभर करके आ रही है गांव में। वो जाति कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट, उन्होंने किसी का कास्ट का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि वो जाति स्थानीय समुदाय में वो कोई भी हो सकती है जिसका संख्यात्मक आधार ज़्यादा हो, जिसके पास आर्थिक आधार बहुत अच्छा हो, मतलब वो संपन्न हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको उच्च सम्मान मिला हो समाज में, और उसके पास पॉलिटिकल पावर हो, शिक्षित हों वो लोग। ये सारी चीज़ें जिसके भी पास होंगी तो वो जाति प्रभु जाति के रूप में उभर करके आई है और बाकी जातियां उनका अनुकरण कर रही हैं, उनका अनुसरण कर रही हैं। ये चीज़ बताई एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास ने नेतृत्व के संबंध में प्रभु जाति की अवधारणा दी और एस.सी. दुबे ने ग्रामीण नेतृत्व के संबंध में प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी। आंद्रे बेते ने ग्रामीण शक्ति संरचना के अध्ययन में वेबेरियन मॉडल को अपनाया और बताया कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि ग्रामीण शक्ति संरचना में आधार का कार्य करती हैं। एक तो जाति, दूसरा वर्ग यानी आर्थिक आधार, और तीसरा है पॉलिटिकल पावर, किसके पास ज़्यादा है। तो ये जाति, वर्ग और शक्ति, ये वेबेरियन त्रिस्तरीय मॉडल को आंद्रे बेते ने ग्रामीण शक्ति संरचना के अध्ययन में यूज़ किया था। ठीक, नेतृत्व को वेबर ने बताया कि जो ग्रामीण नेतृत्व है या कोई भी नेतृत्व है, तो नेतृत्व एक तरीके की द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया मतलब इसमें इन्होंने कहा कि एक तो आदेश देने वाला व्यक्ति है और एक है आदेश पालन करने वाला। तो आदेश देने वाले व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो आदेश पालन करने वाले को बाध्य कर सके कि हमारी बात मानो ही मानो, तो वो उसको एकदम अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सके, इतनी ज़्यादा पावर हो उसके पास। तो ये द्विमुखी प्रक्रिया है। एक आदेश देने वाला, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर हो कि अपनी बात मनवा सके, और एक आदेश मानने वाला कि वो उसकी बात को मान रहा है। सिर्फ एक ही तरफ से नहीं कि आपने कोई आदेश दे दिया, सामने वाला मान नहीं रहा, या सामने वाला मान रहा, आपके पास पावर नहीं। तो द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ये वेबर ने बताया था। योगेंद्र सिंह ने जो वर्तमान ग्रामीण प्रतिमान है उससे संबंधित कुछ कुछ बातें प्रमुख रूप से बताई हैं। जैसे एक तो इन्होंने बताया कि गाँव में शक्ति का आधार आज भी उच्च जातियाँ और वर्ग हैं, मतलब परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी संरचना पलट गई है। जैसे पहले उच्च जातियाँ, उच्च वर्ग होते थे एक शक्तिशाली आधार के रूप में, आज भी वैसा ही है। उच्च जातियों को आज भी गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनके पास आज भी उतनी ही पावर है। और सेम थिंग वर्ग के साथ में, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उसको आज भी गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो उच्च जातियां और उच्च वर्ग आज भी शक्ति का आधार बने हुए हैं, ये चीज़ इन्होंने बताई। साथ ही निम्न जातियां भी संगठित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च जातियों का प्रभुत्व रह गया है, निम्न जातियां भी संगठित हो रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और वे उच्च जातियों को प्रतिस्पर्धा दे रही हैं। पहले जहां उच्च जातियों का एक छत्र प्रभुत्व था, वहीं पर अब निम्न जातियां भी संगठित हो रही हैं और उच्च जातियों को कंपटीशन दे रही हैं। गाँव में भी ये चीज़ देखी गई है। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई कि ग्रामीण शक्ति संरचना में धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्य अभी भी प्रभावी नहीं हो सके, मतलब ज़्यादा सेकुलर चीज़ें अभी नहीं हैं गांव में, अभी उतना ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता नहीं आई है कि उतना ज़्यादा सेकुलर लोग हो सके, उतना ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो सके, अभी भी पुराने ढर्रे पे ही सब चल रहा है। चौथी चीज़, ग्रामीण शक्ति संरचना का आधार
आज भी आर्थिक संपन्नता विपन्नता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको शक्तिशाली माना जाता है, जो विपन्न है उनको आज भी उतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त नहीं है। तो आर्थिक संपन्नता विपन्नता आज भी है, ये बताए थे योगेंद्र सिंह ने। अगर हम बात करें एक कॉमन पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, तो वो कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि एक तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है। देखो जैसे पंचायती राज व्यवस्था आई है, तो ये प्रजातांत्रिक विशेषताओं पर आधारित व्यवस्था है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, लोग चुनते हैं अपना प्रतिनिधि। ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है, लोग चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, जिसे चाहें उसे अपना नेता बना सकते हैं, तो उनके पास वोट का पावर है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है। ग्रामीण में भी जैसे प्रधान है तो चुना जाता है। शिक्षा का महत्व तो बढ़ा है। पहले जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वहीं पर आजकल ग्रामीण लोग भी शिक्षा को थोड़ा सा महत्व देने लगे हैं, लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। केंद्रीकृत नेतृत्व देखने को मिलता है। युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, क्योंकि अब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अगर जॉब भी है उनके पास या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनके पास जागरूकता भी ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ रही है। मध्यम वर्ग का विकास हुआ है। एक उच्च वर्ग, एक बिल्कुल निम्न वर्ग और एक बीच की जो कैटेगरी है, उसको जिसके पास ज़्यादा तो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन सम्मान समाज में मिला हुआ है, तो मध्यम वर्ग का विकास हुआ है। ज़्यादातर हम लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, जिनके पास सिर्फ सम्मान ही सम्मान है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिली हुई है। नेतृत्व की परिवर्तनशीलता देखने को मिली है। जहाँ पहले ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था, वहीं पर अब देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा आ रही है और ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। 5 साल का जो एक कार्यकाल होता है, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तित हो जाता है, जिसको चाहे आप उसको वोट दे करके अगला बना सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। 7वीं चीज़ है कि भू स्वामित्व, जाति और परिवार के प्रभाव में काफ़ी कमी हुई है। पहले जहाँ जाति ही एक प्रतिनिधित्व का आधार होती थी, परिवार प्रतिनिधित्व का आधार होता था, भू स्वामित्व की व्यवस्था थी, वहीं अब ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। अधिशासी नेतृत्व पर बल दिया गया है। उच्च जातियों का महत्व थोड़ा सा घटा है और स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि इनको आरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है।